गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आपको वही न्यूज़ देखने को मिलेगी जो हमने सैटरडे को भी इनफैक्ट डिस्कस करी थी, जब हमने नोटिस किया था कि किस तरह से जो हाई कोर्ट के जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके घर से 15 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। अब उस दिन से ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे कि जब एक जज के घर से इतना पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स उठ जाते हैं अलग अलग केसेस के ऊपर। क्या जस्टिस ढंग से सर्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी बीच में दोस्तों, जो जज हैं उनकी भी सफाई सामने आती है, या वो भी आगे बताते हैं कि ये जो रूम था जिससे इतना कैश मिला, वो उनके घर का हिस्सा है ही नहीं। दरअसल में उन्होंने ये कहा कि ये देखो, ये जैसे हमारा ये पूरा बड़ा घर है, ठीक है। अब उसमें जो उनका मेन वाला एरिया है जहां पर वो सोते हैं या उनके रूम्स है, वो तो आपका अंदर है। बट एक बाहर वाली साइड के ऊपर एक छोटा कमरा, जिसको स्टोर रूम कह सकते हो, वो देखने को मिल जाएगा। अब स्टोर रूम को सिर्फ वही इस्तेमाल नहीं करते थे, इसके अलावा उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके जो गार्डनर हैं, या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाले हैं, तो बहुत सारे अलग अलग लोग भी उस रूम को इस्तेमाल करते थे। तो उनका ये कहना है कि हम तो इस्तेमाल करते ही नहीं उस रूम को इतना जिसमें हमें कैश मिला है, और बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमें नहीं पता कि ये पैसा कहाँ से आया। साथ ही साथ उन्होंने और भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी इल्जाम लगा दिए हैं कि जब ये पैसा निकाला गया वहां से, तो किसी ने हमारे फैमिली मेंबर्स को बताया भी नहीं, कोई फैमिली मेंबर अवेलेबल ही नहीं था उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई साजिश करी जा रही है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर जो गार्ड्स हैं, जो पिछले 6 महीने के अंदर वो जज के घर में जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम किया है, उनकी पूरी डिटेल्स मांगी हैं। एंड प्रॉपर इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन करने की यहाँ पे कोशिश है। प्लस एट द सेम टाइम जो पुलिस है, उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं कि क्या ढंग से उस दिन 15 मार्च की मॉर्निंग क्या ढंग से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी या नहीं करी। क्योंकि बहुत सारी चीजें मिसिंग है रिपोर्ट के अंदर, बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग है। ये मेंशन नहीं है कि रूम उसी टाइम सील हो गया था या नहीं हो गया था, जो कि होना चाहिए था। प्लस एट द सेम टाइम क्या क्या बर्न्ट हुआ, उसके क्या क्या लोकेशंस थी, उसमें भी कुछ यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। तो देर आर सर्टेन लूप होल्स ऑल्सो, जो कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। देखो, पॉइंट जो भी है, पॉइंट इन द एंड यही निकल के आता है कि हमें प्रॉपर क्लैरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये पैसा किसका है, कहाँ से आया। एंड अगर मान लीजिए वाकई में कुछ करप्शन का केस है इस केस में, तो उससे कहीं ना कहीं पूरे देश का जस्टिस सिस्टम क्वेश्चन में आया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सख्त से सख्त सजा जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे दी जाए, ताकि लोगों का जस्टिस सिस्टम के ऊपर भरोसा बना रहे। दैट इज समथिंग ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। दोस्तों, डेट है आज की 24 मार्च 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है यूपीएससी के रेलिवेंट, वो मैं आप लोगों के साथ यहीं पर शेयर करता रहता हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। एंड पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है ओला के बारे में। दोस्तों, दरअसल में ना, आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग वेब ब्राउजर्स इस्तेमाल किए होंगे। जैसे हो सकता है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद आप गूगल क्रोम पे देख रहे होंगे, ठीक है, या मोजिला के ऊपर देख रहे होंगे, या माइक्रोसॉफ्ट एज जो आता है उसके ऊपर देख रहे होंगे। ये सब क्या है? ये वेब ब्राउजर्स हैं। आप इनके माध्यम से आप कहीं ना कहीं कुछ भी जो इस्तेमाल करनी होती है, वेबसाइट्स वगैरह, उसका आप यूज करते हो। इसी तरह से एक मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है ओला के नाम से। देखो, ये कोई नया वेब ब्राउजर नहीं है, पहले बता दूं, ये पहले एग्जिस्ट करता था। अभी क्या हुआ है, इसने ना भारत सरकार का एक वेब डेवलपमेंट जो चैलेंज है उसको जीता है, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज में आ चुका है। तो किसने बनाया है इसको? इसको बनाया गया है जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि इस तरह के अलग अलग बिजनेस टूल्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स बनाती रहती है। अब इसकी खासियत पता क्या है? कि इसको बनाया ही साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सॉवरेंटी और इंटरनेट रेजिलियंस के पर्पस के लिए है। ऐसा कैसे सर? देखो यार, आजकल ना एक बहुत बड़ा कंसर्न आ चुका है, वो है प्राइवेसी का कंसर्न। कि हम कोई भी सर्च करते हैं, लेटर से मान लो यार, मैं इंस्टा पे कई बार ना कुछ सर्च करता हूँ, या कहीं पर भी कुछ सर्च करता हूँ, गूगल पे मान लो सर्च किया, तो मेरे फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर सब जगह उसी की एड्स आ जाती है। मान लो मैंने शूज सर्च किए कि मुझे जूते खरीदने थे, तो सब जगह जूतों की ही ऐड आने लग जाती है, राइट। तो एक तरह से प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न है। बाकी हमें पता ही नहीं हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, किसके कौन कलेक्ट कर रहा है, कहाँ शेयर कर रहा है ना। बहुत सारे अलग अलग तरह की एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं फालतू की। इस तरह की एन नंबर ऑफ चीजें होती रहती हैं। अब यहाँ पर ये जो ओला वेब ब्राउजर है ना, ये इसी चीज को इंश्योर करता है कि यहाँ पे प्राइवेसी बहुत ही
हाईएस्ट लेवल की यहाँ पे इंश्योर करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रैकर्स होते हैं, जो एड्स होते हैं, थर्ड पार्टी कुकीज होती हैं, उन सबको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम कोई भी वेबसाइट आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट नहीं कर सकती बिना आपके परमिशन से। इसी के साथ इस वेब ब्राउजर के अंदर आपको बिल्ट इन वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप आराम से अनोनिमसली आप ब्राउज कर पाओ। एंड एड ब्लॉकर भी है, ताकि कुछ इंट्रूसिव एड्स को आप यहाँ पे हटा पाओ। तो आपका यानी कि ना एक्सपीरियंस यहाँ पे ब्राउज करने का बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, चलो ये तो सब में ही है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप विंडोज हो गया, मैक हो गया, मोबाइल डिवाइसेस, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसमें स्पीड एंड एफिशिएंसी भी अच्छी खासी है। एंड ये अपने आप में ओपन सोर्स है, यानी कि यहाँ पे आपको इसमें चेंजेस वगैरह यहाँ पे किए जा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो यूजर्स हैं वो भी कोड देख सकते हैं, और कोड में क्या समस्याएं हैं उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि आगे जाके इसको और बेहतर बनाया जा पाए। तो ये है वेब ब्राउजर, मेक इन इंडिया वेब ब्राउजर है ऊला। तो डेफिनेटली ये बहुत आज के समय पॉपुलर हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं सागरमाला 2.0 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ना सागरमाला और भारतमाला इन दोनों का अंतर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना भारतमाला की, भारतमाला बात होती है किसकी? रोड नेटवर्क की। हम यहाँ पर जैसे अलग अलग तरह के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, बॉर्डर रोड्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहे हैं। क्या फोकस है? देखो, हमारा फोकस है लॉजिस्टिक कॉस्ट रोड के रिगार्डिंग कम करना। होता क्या है ना कि अगर हमारी सड़कें अच्छी नहीं होती, अगर हमारे हाईवेज अच्छे नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए अपनी अलग अलग तरह की गुड्स को। वस्तुएं टाइम ज़्यादा लेंगी, कहीं ना कहीं टाइम ओवररन की वजह से कॉस्ट ओवररन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इसी चीज़ को कम करने के लिए हमने यहाँ पर 2017 के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंटेशन देख रहा है। उसी तरह से दोस्तों हमारे पास सागरमाला भी है। सागरमाला बात करता है किसकी? पोर्ट लेड डेवलपमेंट की। यहाँ पर हम पोर्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नए नए अलग अलग पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, एंड जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है। यानी कि ना पोर्ट, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल ट्रेड, इन सभी के ऊपर हमारा फोकस है। एंड यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखती है। और इसके लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर, ताकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छे से कर पाएं, उसके रिगार्डिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, एंड साथ ही साथ कोस्टल इकोनॉमी हमारी बेहतर हो पाए। तो आप नोटिस कर सकते हो कि 2015 के अंदर इसको इस तरह से लॉन्च किया गया था। एंड इसके अलग अलग वर्क्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, ठीक है, जो लोकल लोग हैं वहां पर भी उनको फायदा हो कोस्टल कम्युनिटीज को। पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, कि मान लीजिए सामान आपके एक पोर्ट तक तो आ गया, वहां से आगे कैसे जाएगा? वहां पर हमारे पास डोमेस्टिक वाटरवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी तो जाके लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एंड नए नए पोर्ट्स तो हम डेफिनेटली बना ही रहे हैं, ग्रीनफील्ड पोर्ट्स भी, ये यहाँ पे इसका फोकस है। तो आप नोटिस कर पाओगे 839 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इसके रिगार्डिंग प्लान है। एंड 270 प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुके हैं। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपको इतना डिटेल हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक रफ आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए। अब देखो 2015 में ये लॉन्च हुआ था, तो नियरली हमारे पास 10 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के, राइट। एंड इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि कोस्टल शिपिंग 118% यहाँ पे बढ़ चुका है, इनलैंड वाटरवे कार्गो 700% बढ़ चुका है। एंड दुनिया के टॉप 100 पोर्ट्स में हमारे 9 पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो वाइजैग है, वो वाइजैग पोर्ट जो है वो टॉप 20 कंटेनर पोर्ट्स में भी हमें देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली सर सागरमाला ने काफी हेल्प किया है हमारे पोर्ट सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, बिल्कुल। उसी तरह से दोस्तों हम लाने जा रहे हैं सागरमाला 2.0। ये सागरमाला का ही अपग्रेड वर्जन होगा। एंड यहाँ पर मेजर फोकस पता किस चीज पे होगा? शिप बिल्डिंग के ऊपर, रिपेयर, ब्रेकिंग, शिप रिसाइकलिंग हो गया। इन चीजों के ऊपर हम उतना फोकस नहीं कर पाए हैं अभी भी। इन चीजों की जो रिपेयर होती है या ब्रेकेज या रिसाइकलिंग वगैरह होती है दूसरे कंट्रीज में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडिया, बट सागरमाला 2.0 के अंदर हम इसको भी यहाँ पे फोकस में रखेंगे। ऐसा यहाँ पर हमारा जो नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर ये डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो 40,000 करोड़ का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, ताकि हम इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर पाए। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे हमारा मैरीटाइम अमृत काल विजन है 2047, ठीक है। 2047 तक हम चाहते हैं इंडिया दुनिया के टॉप मोस्ट, मतलब जो 5 सबसे बड़े शिप बिल्डिंग नेशन है ना, उनमें हम इंडिया को रखना चाहते हैं बाय 2047। इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं सागरमाला 2.0, ठीक है। तो इससे पोर्ट भी मॉडर्नाइज होंगे, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, भारत के विजन के साथ भी अलाइन करता है। एंड पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी। ये है सागरमाला 2.0। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा।
अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं डीएसी के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दरअसल में कुछ नॉर्म्स लगाए हैं कि कैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट हम बहुत तेजी से कर सकते हैं। कुछ बातें आपको डीएसी के बारे में डेफिनेटली पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारी, जो कि डिफेंस सेक्टर के अलग अलग प्रोक्योरमेंट्स को यहाँ पे देखती है। एंड इसको हेड कौन करते हैं? इसको हेड हमारे डिफेंस मिनिस्टर ही करते हैं। आज के समय राजनाथ सिंह जी है ना, वो इसके डीएसी के आपको हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ पॉलिसीज को ओवरसी करना, कैपिटल एक्वायर करना, है ना। कैपिटल एक्वायर मतलब जो आपके अलग अलग टैंक्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, कुछ भी इस तरह से जो एक्वायर किया जाता है, उसको देखता है कौन? वो आपका डीएसी ही देखता है। 2001 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बना था, जब हमारा कारगिल युद्ध के बाद ना एक रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस थी, उसके बेसिस के ऊपर डीएसी को बनाया गया। एंड इसके अंदर आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सबके चीफ्स तो होते ही होते हैं एंड डिफेंस मिनिस्टर इसको यहाँ पे हेड करते हैं। तो इसका काम यही होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल वगैरह देना। ठीक है, एंड अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो आप पूरी तरह से खरीदते हो, या खरीदते और कुछ हिस्सा उसका बनाते भी हो, या फिर पूरी तरह से खुद बनाना है, तो अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 15 साल का लॉन्ग टर्म आपका जो विजन होता है, उसके साथ देखना होता है कि क्या क्या चीजें हमें खरीदने की जरूरत है, क्या क्या किसको अप्रूवल देना है, एंड कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे कहाँ कहाँ पे पहुंच गए हैं, वो सारे काम देखने, इन्हीं की जिम्मेदारी देखने को मिल जाती है। तो आप नोटिस कर सकते हो इस साल हम अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स ले रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। उसी तरह से जो मीटिंग हुई है, इसमें भी कुछ नॉर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं कि हमें कोशिश ये करनी है कि प्रोक्योरमेंट हम तेजी से करें, बहुत इफेक्टिव ढंग से हो, ताकि 10 से 15% टाइम जो है वो कम लगे पूरा का पूरा प्रोसेस के अंदर, राइट। एंड अभी जो अप्रूवल दिए गए हैं, उसमें अप्रूवल दिए गए हैं एक तो कि हम हमारे जो T90 टैंक इंजन है, हम इनको इम्प्रूव करेंगे। देखो एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ, अभी जो हम टैंक्स इस्तेमाल करें ना T90, वो 1000 हॉर्स पावर वाले हैं, पर अब हम जो प्रोक्योर करेंगे वो 1350 हॉर्स पावर वाले होंगे। अब इससे पता क्या होगा? इससे आपकी जो टैंक की पावर टू वेट रेशो, ठीक है, एक टैंक को ना मेजर करने का बहुत बढ़िया तरीका है पावर टू वेट रेशो, आप उसकी निकालिए। तो जिन टैंक्स की पावर टू वेट रेशो अच्छी होती है, वो आपके हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये जो अपग्रेड किया जा रहा है ना आपके T90 टैंक्स का, ये हमें मदद करेगा हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर भी अच्छे से काम करने के लिए। उसके साथ ही साथ हमारे जो रडार सिस्टम है, उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो इनको भी हम यहाँ पे परचेज करेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें वरुण अस्त्र टॉर्पेडोज फॉर द नेवी, ये दरअसल में एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज है, यानी कि जो सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, इससे सबमरीन थ्रेट्स को हम यहाँ पे अच्छे से काउंटर कर पाएंगे। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, इनके रिगार्डिंग अप्रूवल यहाँ पे दिया गया। आप प्रीलिमिनरी अप्रूवल कह सकते हो 54,000 करोड़ के रिगार्डिंग। तो ये कुछ चीजें थी जो न्यूज में थी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, वो है टीएनपीसीबी, यानी कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैंसल्स पब्लिक हियरिंग ऑन सिलहाला पावर प्रोजेक्ट। थोड़ा सा मैं आपको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो आप लोकेशन देखो, लोकेशन क्या है? ये कुंडा नीलगिरीज, बेसिकली यहाँ पे ना बात हो रही है तमिलनाडु स्टेट की। ठीक है, अब तमिलनाडु स्टेट के अंदर ना एक यहाँ पर सिलहाला पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे काम करने की यहाँ पे कोशिश है, मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक इट ऑपरेशनलाइज। बट हो क्या रहा है ना, हम यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट जो लोकल लोग हैं वो इसके अगेंस्ट हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। क्यों सर? एक्चुअली यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट अगर ये बन गया, तो 10,000 लोगों को तो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। एंड लगभग 25 गांव हैं, उनके लोगों की जो जमीन है वो यहाँ पर इट कैन बी सबमर्ज्ड। प्लस एट द सेम टाइम आपका 315 हेक्टेयर का फॉरेस्ट, प्राइवेट या गवर्नमेंट लैंड भी सबमर्ज हो जाएगी। एंड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट को भी काफी बड़ा यहाँ पे खतरा है, ऐसा यहाँ पर लोकल लोगों का कहना है। तो दैट इज द इशू कि यहाँ पर लोगों का काफी बड़ा ऑपोजिशन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एक मीटिंग कोशिश करी गई तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कि इन लोगों के साथ हम मीटिंग करें, इनके जो बातें हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको जाने की कोशिश करें। बट सरकार ने या तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लास्ट मोमेंट पे जाके इस पर्टिकुलर मीटिंग को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा ये न्यूज में आया था, तो थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आप ध्यान में रखो, ये एक पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पम्प्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? देखो दरअसल में जब भी हम दो रेजरवायर के बीच में जब हम
वाटर को ट्रांसफर करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर सिलहाला पावर प्रोजेक्ट इसी चीज को काम करता है, एंड इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है तमिलनाडु जनरेशन एंड डेवलप डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड कोशिश ये है कि 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे जनरेट कर पाएं। बाकी मैकेनिज्म आपको समझा ही दिया। और ये जो स्ट्रीम है ना, सिलहाला स्ट्रीम, ये दरअसल में कुंडा रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि भवानी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एंड वो आगे जाके कावेरी रिवर में अपना पानी यहाँ पे डालती है। तो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। बाकी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम जानते होंगे, वहीं पर है ये पावर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप जानते हैं नीलगिरी इसके अंदर आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका 3 स्टेट आ जाती हैं। ठीक है, तो 6 आपको यहाँ पे मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे पता होने चाहिए। यहाँ पिक्चर के अंदर मैंने डाल रखे, जैसे आपका मधुमलाई हो गया, ठीक है, मुकुर्ची हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वायनाड, बांदीपुर, नागरहोल, साइलेंट वैली, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखो कुछ एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर हैं, बट उनका रफ वाला एरिया मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है। बाकी आप जानते होंगे नीलगिरीज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके इंडेंजर्ड नीलगिरी तहर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ साथ लॉयन टेल मकाओ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 1986 का जो आपके अंदर जो यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर भी रिकॉग्निशन है किसको, नीलगिरीज को। ठीक है, इंडिया का पहला यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरीज ही है। बाकी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, टोडास, कोटास, इरुलास, क्रुम्बास, पानियास एंड अधियांस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये डिपेंडेंट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर अपने लाइवलीहुड के लिए। ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा एक्साइज सी ड्रैगन के रिगार्डिंग। दोस्तों इंडिया ने अभी रिसेंटली जो पार्टिसिपेट किया सी ड्रैगन के अंदर, उस वजह से न्यूज में है। दरअसल में ये जो एक्साइज है ना, ये आपको यूएसए की एक्साइज देखने को मिल जाएगी। एंड यूएसए के साथ ही साथ इसमें देखो इंडिया तो है ही है, प्लस आपकी जो 2 और क्वाड देश है, एक तो आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये भी हैं, और एक देश और है आपका साउथ कोरिया। तो ये 5 देश यहाँ पर इस सी ड्रैगन एक्सरसाइज के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो 4 तो आपको पता है कि क्वाड के देश हैं, उसके साथ साथ आप साउथ कोरिया को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये क्या थी, ये एक्सरसाइज है एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज, यानी कि सबमरीन्स को हम कैसे उनके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज थी। तो इससे मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ती है, ऐसे आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज होता है। तो होस्ट नेशन यूएसए की नेवी की 7th फ्लीट आपको देखने को मिल जाएगी, और ये गुआम के अंदर हुआ। ठीक है ना, लोकेशन हमने डिस्कस किया था गुआम की लोकेशन थोड़े दिन पहले ही। और इससे कहीं ना कहीं भारत को भी बेहतरी मिलती है, आपस में मिलकर काम करने का तरीका बढ़ता है, हमारे जो इंडो पैसिफिक अलाइज हैं उनके साथ नेवल कॉपरेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है। एंड चाइना का जैसे जैसे प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन के अंदर, तो उन कंसर्न्स को भी हम हैंडल करने में बेहतर ढंग से सक्षम हो सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्साइज सी ड्रैगन। अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2025। देखो ये जो पर्टिकुलर ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2025 है ना, यहाँ पर अलग अलग एंटिटीज ने दरअसल में ये रिपोर्ट यहाँ पे कह सकते हो बताई है। इसमें कौन आ जाएगा, इसमें एक तो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट, साथ साथ यूएनडीपी, क्लाइमेट लैंड यूज अलायंस, और बहुत सारे पार्टनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा नाम है ना, ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2025, तो यहाँ पर बात यही है कि हम किस तरह से जो फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, उस फॉरेस्ट के लॉस को हम रोकें। ठीक है, अब और अपनी बायोडाइवर्सिटी को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। दरअसल में ना आप लोग जानते होंगे, जैसे इस बार का COP30 होना है, COP29 तो हो गया पिछले साल, COP30 नवंबर 2025 के अंदर होगा। तो उसके अंदर कैसे कैसे डिसीजन होने चाहिए रिगार्डिंग हमारा डिफॉरेस्टेशन, कैसे हमारी कोशिश है कि 2030 तक हम जीरो डिफॉरेस्टेशन टारगेट को हम अचीव कर पाए, तो उन सबके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है इस पर्टिकुलर विजन के अंतर्गत। तो इस रिपोर्ट को जो बनाया गया उसमें बहुत सारी बातें आई, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग देशों ने कमिट तो कर दिया कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे, पर फिर भी 2023 के अंदर अगर हम बात करें ना, 6.37 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे लॉस हो गए। और इसका कारण पता क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल पाम ऑयल की डिमांड, अब पाम ऑयल की डिमांड है तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पाम ऑयल को एक्सपैंड कर रहे हैं, उस वजह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर खतरा आ रहा है, फॉरेस्ट भी लॉस हो रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सोया, बीफ, टिम्बर, यहाँ पर ना अलग अलग एरियाज में ये चीजें करी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन के अंदर अगर हम बात करें, अमेजोन का बहुत सारा एरिया यहाँ पर खत्म हो गया है, लगभग 800 मिलियन ट्रीज यहाँ पे लॉस्ट हो गए बिकॉज ऑफ द ब्राजीलियन बीफ इंडस्ट्री, ताकि ग्लोबल डिमांड को मीट कर पाए, तो वहां पे पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट जो विजन है, उसके लिए हमें अगर अचीव करना ना उस बात को, तो हमें डेफिनेटली हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो अलग अलग ग्लोबल मार्केट की डिमांड है उनके लिए कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी। कुछ इकॉनमी ने इनफैक्ट ऐसे प्रोडक्ट बैन भी कर दिए हैं जो डिफॉरेस्टेशन के साथ लिंक्ड है, मतलब जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करके वो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे कई कंट्रीज ने उनको बैन भी कर दिया है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को नोटिस करें एंड कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अच्छे से काम करें इसके रिगार्डिंग।
दोस्तों आज के प्लेसेस इन न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, आपका आज का होमवर्क रहेगा काचिन स्टेट के बारे में। ठीक है, ये कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में रहती है, ये सब बातें आप यहाँ पे बता सकते हो। सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था चचन्या रीजन के रिगार्डिंग। दोस्तों ये रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो मैप के अंदर। तो ये कौन सी कंट्री का हिस्सा है दोस्तों, ये पार्ट है रशियन कंट्री का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस रीजन के अंदर रशिया गवर्नमेंट वर्सेस जो कुछ सेपरेटिस्ट हैं, उनके बीच में एक तरह से लड़ाई चल रही है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं एक तरह से इस पर्टिकुलर टेरिटरी के जो लोग हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये लोकेशन जो न्यूज़ में रहती है, तो है तो रशिया का हिस्सा, पर यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि जो जॉर्जिया है उसके साथ यहाँ पे बॉर्डर टच करता है। आपके इस साइड में वेस्टर्न साइड में आपको ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा, एंड कैस्पियन सी आपको इसके ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जॉर्जिया और अदर रशियन रिपब्लिक्स को यहाँ पे ये बॉर्डर करता है। ठीक है, और नॉर्थ कॉकस रीजन में लोकेटेड है ऑफ द रशिया, इसीलिए ये रीजन आपका न्यूज़ में है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आप पढ़ के बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सैटरडे जो होमवर्क दिया था, एक था समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। एरीसेल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, पर ये गलत है। ये दरअसल में जो बात करी गई है कि ये असम के इंडिजिनस हैं एंड अपने गोल्डन येलो शीन के लिए जाना जाता है, ये दरअसल में बात होती है किसके कॉन्टेक्स्ट में, मूगा सिल्क के रिगार्डिंग, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। बाकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ही ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।